मित्र नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत। संस्कृत व्याकरण में हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा और आज इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा कि उसमें पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो सूत्र में कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रायेण उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखना है तत्पुरुष और यदि यहाँ पर पूर्व पद आ जाए तो यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के द्विधा भेदा सन्ति। द्विधा भेदा यानी दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समासस्य कति भेदा सन्ति? द्विधा। द्विधा का मतलब होता है दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? जिसमें पहला है वैधिकरण तत्पुरुष समास। वैधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। द्विधा भेदा सन्ति, वैधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। वैधिकरण तत्पुरुष समास। वैधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब है कि जिस समास में दो समास विग्रह जो पद हैं, उन दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों पदों में असमान विभक्ति होती है। क्या होती है? असमान विभक्ति, यानी पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में विभक्तियां असमान होती है। असमान विभक्ति। वैधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। षड्धा भेदा सन्ति। षड्धा भेदा सन्ति। तो वैधिकरण तत्पुरुष समासस्य षड्धा भेदा सन्ति, यानी ये द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक इसके भेद माने जाते हैं। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, यानी पूर्व पद में जो विभक्ति होती है वही समास होता है। जैसे द्वितीय वैधिकरण तत्पुरुष समास का पहला भेद द्वितीय तत्पुरुष समास। उदाहरण, यानी जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण कुछ हैं, ग्राम, गतः, नरक, पतित,
इन दो उदाहरणों को देखिए। ग्राम गतः यानी गांव को गया हुआ, या को विभक्ति चिन्ह का लोप किया हुआ है, तो इसका जो समास विग्रह करेंगे तो ग्रामम गतः। यहां पर देखिए पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। इस सामासिक पद में भी देखिए इसका समास विग्रह नरकम पतित, नरक को गया हुआ। यहां नरकम में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहां पर द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास। उदाहरण देखिए, यानी जिस समास में, जिस समास के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है वो तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण हरित्रात, हरित्रात, शंकुलाखंड। इन दोनों उदाहरणों को देखिए। इसका समास विग्रह हम करेंगे तो हरित्रात का बनेगा हरि से त्रात, तो हरिना त्रात। यहां पर हरिणा में तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास है। शंकुलाखंड का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह बनेगा संकुलया खंड। इस समास विग्रह के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति है, तृतीय तत्पुरुष समास। यानी जिस समास के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति है वो तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता। अब हम पढ़ेंगे व्यधिगत समास का तीसरा भेद, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। उदाहरण देखिए, युपदारु, युपदारु, भूतबली, भूतबली। ये दो शब्द हैं, इसका समास विग्रह करेंगे हम। युपदारु का मतलब है युपाय दारु। यहां देखिए युपाय में चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूतबली में समास विग्रह होगा भूतेभ्य बलि, भूतेभ्य बलि। यहां भूतेभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ये भूतों के लिए बलि, युग के लिए लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी। तो यहां पर दोनों पद में चतुर्थी विभक्ति है, इसीलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी पूर्व पद में जो विभक्ति होती है वही व्यधिगत तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसका चौथा भेद हम पढ़ेंगे, वो है पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास। इस समास के कुछ उदाहरण देखिए। चोर भयम, सिंह भीति, इन दोनों सामासिक पद का हिंदी में अर्थ होगा चोर से भय। चोर से पंचमी विभक्ति का, सिंह भीति
यानी सिंह से डरा हुआ, शेर से डरा हुआ, शेर से डरा हुआ पंचमी के अर्थ में इन दोनों का समास विग्रह होगा चौरात भयम, चौरात भयम और सिंहात भीति, सिंहात भीति। इन दोनों समास विग्रह में देखिए पूर्व पद है चौरात और सिंहात, इन दोनों में पंचमी विभक्ति है, इसीलिए इन दो सामासिक पद में पंचमी तत्पुरुष समास है। पांचवा भाई देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास यानी पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी, और पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है तो वो षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण देखिए राजपुरुष, राजपुरुष, राजधानी, राजधानी। अब यहाँ दोनों पदों में षष्ठी तत्पुरुष समास है, इनका विग्रह देखिए तो राजपुरुष का जो विग्रह होगा राज्य पुरुष, राजपुरुष का मतलब होता है राजा का पुरुष, का षष्ठी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह है, और राजधानी का बनेगा राज्य धानी। अब ये दोनों पूर्व पद में राज्य में षष्ठी विभक्ति है तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। वैदिक समास का छठा जो वेद है वो है सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास यानी पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए कार्य कुशल, कार्य कुशल, अक्ष अक्षशौंड, इन दोनों सामासिक पद में देखिए कार्य में कुशल, अब मैं कार्य में कुशल यानी मैं कौन सी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह है? सप्तमी, मैं पर, तो यहां पर इस सामासिक पद का समास विग्रह होगा कार्य कुशल। अक्षशौंड, अक्षशु शौंड। यहां पर देखिए दोनों पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए यहां पर समास बनेगा सप्तमी तत्पुरुष समास। तो वैदिकन तत्पुरुष समास के ये षड्धा भेदा संति, षड्धा भेदा संति यानी 6 भेद होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य भी समास है इस समास के अंतर्गत जिनके बारे में परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है नव तत्पुरुष समास। अन्य भेद में वैदिकन तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में भी जो समास ये आते हैं इसके भी काफी प्रश्न जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इनके जो कुछ उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन उदाहरणों का ही मैं यहाँ जिक्र करूंगा, ध्यान रखें। तो न तत्पुरुष समास से जो निर्मित जो सामासिक पद होगा उस पद के पूर्व में अ होगा। क्या होगा? अ, जैसे अनार्य, देखिए अब्राह्मण, अब्राह्मण, असत्य, अधर्म। देखिए इन सभी सामासिक पदों को देखिए, सभी के पूर्व में क्या है? इसका मतलब इसमें न तत्पुरुष समास है। अब इस
समास के पदों का विग्रह किस प्रकार होगा, तो ध्यान दें, न लोपो नंज सूत्र से न के न्य का लोप हो जाता है, पीछे न शेष रहता है और न या पूर्व में आ जाएगा न, अ का क्या बन जाएगा न, और यहाँ पर मूल पद है आर्य, न आर्य इति अनार्य, जो आर्य नहीं है वो अनार्य, अब्राह्मण न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, असत्यम न सत्यम, न सत्यम, अधर्म न धर्म। तो ध्यान रखिए ना, उदाहरणों को इस समास के बारे में पूछा जा सकता है। एक और अन्य समास है गति तत्पुरुष समास। इसमें कुछ पद हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए, जिसमें पहला है पूरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य, अब इन सामासिक पदों का जो विग्रह है वो किस प्रकार होगा, देखिए। पूरी कृत्य का मतलब है पूरी कृत्वा, इसका जो समास विग्रह बनेगा पूरी कृत्य का पूरी कृत्वा, शुक्ली कृत्य का अशुक्ली, शुक्लम कृत्वा, अशुक्ली शुक्लम कृत्वा, पटपटा कृत्य का पटक पटक, कृत्वा, यह कृत्य कृत्वा में चेंज हो रहा है, तो पूरी कृत्य पूरी कृत्वा, शुक्ली कृत्य अशुक्ली शुक्लम कृत्वा, पटपटा कृत्य पटत पटक कृत्वा। तो कुछ महत्वपूर्ण ये सामासिक पद है, इनका ध्यान रखना। अन्य तत्पुरुष समास में एक और है प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि का मतलब होता है जिसके पूर्व में प्र उपसर्ग आया हुआ है, जैसे प्राचार्य, परपितामह, प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण जो समासिक पद हैं, इनका समास विग्रह याद रखना। जैसे प्राचार्य का मतलब होगा, इसका जो सामासिक पद होगा वो होगा प्रगत आचार्य, प्रगत आचार्य। तो ये परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना। परपितामह तो होगा प्रगत पितामह, और प्रत्यक्ष इसका जो सामासिक विग्रह होगा, समास विग्रह होगा, वो प्रतिगत प्रतिगत अक्षम। तो ये प्रादि तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हैं, ध्यान रखें। एक और है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, इनके भी कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है कुंभकार, कुंभकार, वार्तिकार, वार्तिकार, सूत्रकार। इन करने के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में जो पद आ रहे हैं वो सभी उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कुंभकार, एक कुंभ का निर्माण करने वाला, घड़े का निर्माण करने वाला।
तो इसका समास विग्रह बनेगा कुंभम करोति, कुंभम करोति इति कुंभकार। वार्तिकार का बनेगा वार्तिकम, वार्तिकम करोति इति वार्तिकार। सूत्रकार सूत्रम करोति इति सूत्रकार। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है उपपद तत्पुरुष समास के, इनका भी ध्यान रखना। तो ये थे अन्य तत्पुरुष समास के कुछ भेद। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद था, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये वैदिक तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन सभी भेदों को पढ़ा। दूसरा भेद था तत्पुरुष समास का, वो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब यहां पर देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब होता है वैदिकरण में जो पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्तियां असमान थी, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में विभक्तियां समान होती है। क्या होती है? विभक्तियां समान होती है। और वैदिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय को ही वैदिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। कर्मधारय समास को ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास कर्मधारय को ही कहा जाता है। इन कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में विभक्तियां समान होती है। अब देखिए उदाहरण कुछ। नीलो उत्पलम, इस समासिक पद को देखिए, इसका समास विग्रह बनेगा नीलम उत्पलम। यहां पर पूर्व पद नीलम और उत्तर पद उत्पलम, दोनों में विभक्तियां समान है। द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है, तो विभक्तियां समान होने के कारण ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास ही कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय समास है, ये दो विशेष अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, वो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कृष्ण काक, कृष्ण काक, इसका समास विग्रह बनेगा कृष्ण काक। इस समास विग्रह को देखिए, काक यानी कौवा विशेष्य है, और कौवे की जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो कृष्ण विशेषण है। तो यहाँ पर कृष्ण काक में विशेषण और विशेष्य दोनों पद आए हुए, इसीलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिसके पूर्व पद में विशेषण हो, विशेषण का मतलब होता है विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द हो, तो यह कृष्ण काक विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। दूसरा उदाहरण देखें। अब ये भी लिख सकते हो आप, नीलो उत्पलम। यहां पर उत्पलम का मतलब होता है कमल, और नीलम का मतलब होता है नीला, नीला कमल। कमल कैसा है? नीला। यानी ये विशेष्य और यह है विशेषण। तो जहां पर जिस समास में
महापुरुष। एक और अन्य पद महापुरुष। इसका समास विग्रह बनेगा महान पुरुष। अब पुरुष महान है, विशेषण महान और विशेष्य पद पुरुष। तो समझ गए, जिस समास के पूर्व पद विशेषण ये विशेष्य होते हैं, यानी जिस समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं, चाहे उत्तर पद में भी विशेषण हो सकता है या पूर्व पद में भी हो सकता है, तो जिस समास में विशेषण या विशेष्य होते हैं वो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास का दूसरा है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इस समास में इन कर्मधारय समास के पूर्व पद में उपमान होगा और उत्तर पद में उपमेय होगा, या पूर्व पद में उपमेय हो सकता है और उत्तर पद में उपमान भी हो सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इस, जैसे मुखम कमलम, मुखम कमलम, इस उदाहरण को देखिए। यानी कमल जो उपमान है, मुख यहाँ पर उपमेय है, यानी मुख कमल के समान है, मुख कमल के समान है या मुख उपमेय है और कमलम उपमान है, यानी मुख को कमल की उपमा दी गई है, तो मुखम कमलम इव। दूसरा उदाहरण देखिए चंद्रमुखम। इस उदाहरण में देखिए चंद्र मुखम, चंद्र के समान मुख, तो यहां पर चंद्र उपमान पहले आया और उपमेय बाद में दिया हुआ है, तो इसका समास विग्रह बनेगा चंद्र इव मुखम। यानी जहां पर उपमेय पहले इव शब्द को लास्ट में लेना है और जहां पर उपमान पहले वहां पर इव को दोनों उपमेय और उपमान के बीच में, तो चंद्र के समान मुख, मुख कमल के समान। एक और इसके अंतर्गत आता है कर्मधारय में मध्यम पदलोपी समास, यानी इसमें मध्यम पद को लोप कर दिया जाता है। मध्यम पद लोपी, मध्य पद को लोप कर दिया जाता है, जैसे देवपूजक, देवपूजक एक शब्द है, देवपूजक ब्राह्मणों, ये सामासिक पद है का विग्रह किया हुआ है देवपूजक ब्राह्मणों। अब इसमें पूजक जो मध्यम जो पद है इसका लोप कर दिया जाएगा और इसका समस्त पद बनेगा देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। यहां पर देखिए गुड़ मिश्रा दाना, इस समास विग्रह में मध्यम पद मिश्रा या मिश्रा का लोप कर दिया जाएगा और सामासिक बनेगा गुड़ दाना, गुड़ दाना। तो जहां पर मध्यम पद का लोप किया जाता है वो मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। शाक, प्रिय, पार्थिव, इस पद को देखिए, यहां पर प्रिय जो मध्यम पद है इसका लोप कर दिया जाएगा, तो शाक पार्थिव। तो जिस समास में जो मध्यम पद का लोप कर दिया जाएगा वो मध्यम पद लोपी समास कहलाता है। कर्मधारय समास का एक अन्य भेद है, वो है द्विगु समास, द्विगु समास, यानी संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास के पूर्व पद में, पूर्व पद जिस समास का संख्यावाची होता है, संख्या का द्योतक होता है, वो द्विगु समास होता है। जिस समास का
पूर्व पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, पंचपात्रम, चतुर्युगम, त्रिलोकी, त्रिभुवनम। यहाँ पर त्रि, चतुर, पंच, यहाँ इन समास का जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास है। और इस समास का जो विग्रह किया जाएगा उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन दोनों पदों में। तो यहाँ पंच का बनेगा पंचानाम, पंचानाम, और पात्रम का बनेगा पात्रानाम, और अंत में समाहार शब्द लिख दिया जाएगा, समाहार। इसी प्रकार चतुर युगम का बनेगा चतुर्नाम, युगानाम, समाहार। त्रिलोकी का त्रयाणाम, लोकानाम, समाहार। और त्रिभुवनम का त्रयाणाम, भुवनानाम, समाहार। तो यहाँ पर देखिए दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और अंत में समाहार शब्द। तो ये था द्विगु समास, जो कर्मधारय समास का एक भेद माना जाता है। इसके साथ ही ये तत्पुरुष समास आज पूरा हो गया। कल हम नेक्स्ट द्वंद्व समास और बहुव्रीहि और केवल समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।